पॉश एक्ट को पास हुए 1 दशक हो चुका है और भंवाड़ी देवी के केस को 3 दशक। भंवाड़ी देवी का केस वही है जिससे हमारे पास विशाखा गाइडलाइंस आई थी। 2023 में आकर हमें वापस से रेसलर्स दिख रहे हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए। ऐसे रेसलर्स जिन्होंने हमारे देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन किया है। वह एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनको कई बार जो है मर्डर चार्जेस फेस करना पड़ा। वह टाडा के अंडर भी बुक थे क्योंकि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को शरण दी थी। इसके अलावा बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में भी वह इन्वॉल्व थे। पर क्या हुआ, वह आज हमारे एक एमपी है क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस कभी प्रूव्ड हो ही नहीं पाए। बात 1992 की हो या फिर 2023 की, शिकायत वही सेम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड रेप। रोजमर्रा की जिंदगी में ना जाने कितनी लड़कियों को इस चीज को फेस करना पड़ता है, पर इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। इसीलिए आज मैं आई हूं आप लोगों से बात करने। आप एक लॉ एस्पायरेंट हो सकते हैं या फिर एक लॉ स्टूडेंट, या फिर आप अगर लॉ से जुड़े नहीं भी हैं तो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वर्क प्लेसेस में वुमेन की सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रोविजंस हमारे कंट्री में मौजूद है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भंवाड़ी देवी के स्ट्रगल के बारे में, साथ में इनफेमस विशाखा गाइडलाइंस को भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके साथ में पॉश एक्ट के प्रोविजंस को भी हम जानेंगे और उसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस को, और ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या कहना है। और अगर आप एक क्लैट एस्पायरेंट है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है एज यूजुअल, क्योंकि इस वीडियो में आपको ब्रीफ पॉइंटर्स मिल जाएंगे इस पूरे मैटर की। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। भंवाड़ी देवी जो है वह राजस्थान गवर्नमेंट की वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय थी। उनका काम यही था कि लोगों के बीच में हाइजीन, फैमिली प्लानिंग, सैनिटेशन, इन सब को लेकर के अवेयरनेस स्प्रेड करना, और साथ में इनफेंटिसाइड, फेटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, फिर डाउरी, इन सब के अगेंस्ट में जो है कैंपेन्स रन करना। तो इसी काम के दौरान भंवाड़ी देवी के पास एक खबर आती है कि एक 9 महीने बच्ची की शादी तय की गई है एक इन्फेंट के साथ में। और ये खबर मिलते ही भंवाड़ी देवी सीधा पहुंचती है इन बच्चों के फैमिलीज के साथ में बातचीत करने के लिए। इस शादी को रोकने के लिए वह हर कोशिश करती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट के लिए भंवाड़ी देवी को क्या रिवॉर्ड दिया सोसाइटी ने? रेप। जी हाँ, सबसे पहले तो गांव के लोगों ने उन्हें बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जब वह अपने काम में डटी रही, निडर रही, तब गांव के 5 लोगों ने मिल करके उनका रेप किया। फिर भी भंवाड़ी देवी इसके अगेंस्ट कोर्ट में गई, पर जयपुर कोर्ट ने इस केस के अगेंस्ट में डिसीजन ये दिया कि ये जो 5 लोगों के अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वह अलग कास्ट के हैं, तो उनके लिए इस एक्ट को कमिट करना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक्यूज्ड में से 2 लोग ऐसे थे जिनका एज 60 से अबव था। साथ में कोर्ट का ये कहना था कि उनके हस्बैंड के प्रेजेंस में इस टाइप के लोग रेप कमिट कर ही नहीं सकते थे। इस जजमेंट के बाद जो है पूरे राजस्थान में वापस से एक हलचल मच गई, प्रोटेस्ट होने लगे और प्रोटेस्ट पहुंची दिल्ली तक। विशाखा नाम का एक एनजीओ जो राजस्थान से बिलोंग करता था, उसने कोर्ट के पास जा करके ये पिटिशन फाइल की कि भंवाड़ी देवी के साथ में ये जो कुछ भी हुआ ये उनके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में ऐसा कोई लॉ मौजूद ही नहीं है जो इस टाइप के सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस को रोक सके। इसके बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। इन्हीं गाइडलाइंस के फर्दरेंस में बाद में 2013 में पॉश एक्ट पास हुआ था। चलिए चलते हैं चैप्टर 2 में और विशाखा गाइडलाइंस को समझ लेते हैं। विशाखा गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिक्लेयर किया, और ये बताया गया कि जब तक इस मैटर में कोई भी फर्दर लेजिस्लेशन नहीं आ जाता
तब तक इन्हीं गाइडलाइंस को जो है लॉ माना जाएगा। इन गाइडलाइंस का पहला पॉइंट यही है कि हर एक वर्क प्लेस में ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि इस तरीके के किसी भी एक्टिविटीज को वो प्रिवेंट करे। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई भी इंसिडेंट सामने आता है तो उसका प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म भी एम्प्लॉयर को ही प्रोवाइड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके दिया है कि आखिर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहला तो किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस को सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर माना जाएगा। दूसरा, किसी भी वुमन से अगर कोई सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। साथ में जबरदस्ती किसी को पोर्नोग्राफी दिखाना, इसके अलावा सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना, ये सब भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर कवर होंगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी बिहेवियर जिसको परमिट किया नहीं जा सकता या फिर किसी के लिए जो अनकंफर्टेबल बिहेवियर हो उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स भी इंश्योर किए हैं जिनको एम्प्लॉयर्स के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट पर्संस को भी इंश्योर करना होगा कि फॉलोड हो। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ इसके रिगार्डिंग प्रिवेंटिव स्टेप्स भी दिए हुए हैं। इन प्रिवेंटिव स्टेप्स में सबसे पहला तो ये कि हर एक एम्प्लॉयर को एक्सप्रेसली ये नोटिफाई करना होगा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंटेड है और इस नोटिफिकेशन को जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट भी करना पड़ेगा। दूसरा, ये हर एक गवर्नमेंट या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनमें परमिसिबल बिहेवियर मेंशन रहेंगे और साथ में कौन कौन से एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई पर्सन ऐसा है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर पेनल्टीज भी उसमें मौजूद होंगी। और तीसरा, ये वुमेन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जो है वो वुमेन के काम करने के लिए प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर लीजर टाइम उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में भी बोला है। अगर ऐसा कोई ऑफेंस वर्क प्लेस पे हो जाता है जो आईपीसी के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस है, उस केस में एम्प्लॉयर को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर अथॉरिटी के पास में एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर कोई भी पर्सन वर्किंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रीच करता है तो उसके अगेंस्ट भी जो है प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शंस ली जा सकती है। अब देखिए, कोई भी एक्शन ब्रीच ऑफ सर्विस रूल या फिर कोई भी ऑफेंस है या नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एक प्रॉपर कंप्लेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स को ये इंश्योर करना होगा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर टाइम बाउंड कंप्लेंट मैकेनिज्म अवेलेबल हो। ये कंप्लेंट मैकेनिज्म इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर एक कंप्लेंट कमिटी भी सेटअप की जा सके और जो कंप्लेंट्स रिसीव हो रही है उनकी प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो सके। साथ में जो यहाँ पे एग्रीव पार्टी होगा उसको जरूरत पड़ने पर अलग अलग सपोर्ट सर्विसेज भी देनी होंगी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का मीटिंग हो रहा हो, वहां पे एक पॉजिटिव फोरम होना चाहिए जहां पर इन सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगर कोई भी प्रॉब्लम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराइज कर रही है तो उनको प्रॉपरली डिस्कस की जा सके। इसके अलावा जितने भी फीमेल वर्कर्स या एम्प्लॉइज किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको उनके राइट्स रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करनी होगी ताकि उनको पता रहे कि अगर उनके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो वो किस तरीके के सपोर्ट को अवेल कर सकते हैं। लास्टली, अगर कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का ऑफेंस किसी वुमेन एम्प्लॉय के साथ हो रहा हो पर उस चीज को कमिट कर रहा हो कोई आउटसाइडर या फिर थर्ड पार्टी, यानी कि वो ऑफेंडर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का आदमी नहीं है, उस केस में भी एम्प्लॉयर को अपने उस फीमेल एम्प्लॉय को प्रॉपर असिस्टेंस देनी होगी कि वो प्रॉपर रिड्रेसल ले सके। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 3 में जहां हम डिस्कस करेंगे पॉश एक्ट, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस
प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस एक्ट को पास किया गया था विशाखा गाइडलाइंस को एक लेजिस्लेटिव सैंक्शन देने के लिए। ये एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को तो डिफाइन करता ही है और साथ में इसके इंक्वायरी और प्रोसीडिंग्स के बारे में भी हमें बताता है। तो देखिए, सबसे पहला तो सेक्सुअल हैरेसमेंट इस एक्ट के अंदर किस तरीके से डिफाइंड है। इसका डेफिनेशन जो है विशाखा गाइडलाइंस में जो डेफिनेशन बताया गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, उसी सेम चीज को इसमें इंटैक्ट रखा गया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस को इस एक्ट में ऐड किया गया है। पॉश एक्ट के 5 सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला, कोई भी फीमेल एम्प्लॉय को अगर किसी भी तरीके का इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट प्रॉमिस किया जाता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का, तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। दूसरा ये कि अगर इसका उल्टा होता है, यानी कि उसको अगर किसी डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट का थ्रेट दिया जाता है एक्सप्लिसिटली या फिर इम्प्लाइडली, उसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। तीसरा ये, उस एम्प्लॉय के फ्यूचर स्टेटस को लेकर के अगर उसे थ्रेट दिया जाता है तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ही है। फोर्थली, अगर कंप्लेनेंट के वर्किंग एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हॉस्टाइल या फिर ऑफेंसिव बना दिया जाता है तो इसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। लास्टली ये बोला गया है कि किसी भी तरीके का ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट भी इस पॉश एक्ट के अंदर में सेक्सुअल हैरेसमेंट है अगर वो उस एम्प्लॉय के हेल्थ या फिर सेफ्टी को अफेक्ट करता है। चलिए अब समझ लेते हैं कि इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसके रिगार्डिंग प्रोसीडियर्स क्या क्या है। सबसे पहला तो ये कि आईसीसी खुद से किसी प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिस वुमेन के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ उसे खुद कंप्लेंट करना पड़े। दूसरा ये कि अगर कोई भी वुमेन डेथ या फिर वो केपेबल नहीं है ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कंप्लेंट करने के लिए, तो उसके बिहाफ में उसके लीगल एयर्स जो है कंप्लेंट को इनिशिएट कर सकते हैं। तीसरा, एग्रीव्ड वुमेन के रिक्वेस्ट पर वो आईसीसी को बोल सकते हैं कि उसके और रिस्पोंडेंट के बीच में एक कॉन्सिलिएशन के लिए मीटिंग कराई जाए। कॉन्सिलिएशन हो सकती है पर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कॉन्सिलिएशन किसी भी मॉनिटरी एक्सचेंज के अगेंस्ट में नहीं हो सकता। आईसीसी एक कंप्लेंट को रिसीव करने के बाद आइदर उसको पुलिस को फॉरवर्ड कर सकती है या फिर 90 डेज के अंदर वो उसको खुद इन्वेस्टिगेट कर सकती है। जब वो इस इंक्वायरी को करेगी तो आईसीसी के पास में सिविल कोर्ट के हर एक पावर्स होंगे, जैसे कि वो किसी विटनेस से कुछ पूछताछ कर सकते हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने बोल सकते हैं। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद आईसीसी के पास 10 दिन का समय होता है। इस 10 दिन के अंदर उसे इस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है उसे एम्प्लॉयर के पास सबमिट करनी पड़ती है। साथ में दोनों ही पार्टीज को ये रिपोर्ट दी जाती है। लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, रिस्पोंडेंट हो या फिर जिस वुमेन के साथ में हैरेसमेंट हुआ या फिर जो भी विटनेसेस है या फिर जो भी फाइंडिंग्स रही है आईसीसी की, इन कोई भी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं कि आईसीसी की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव निकलती है, यानी कि रिस्पोंडेंट अगर वाकई में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया हुआ होगा उसने, तो उसके अगेंस्ट फिर क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। आईसीसी जो है एम्प्लॉयर को रेकमेंड करेगा कि एम्प्लॉयर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वाइज जो है स्टेप ले। ये स्टेप्स कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकता है। आईसीसी कंपनी को ये भी रेकमेंड कर सकता है कि वो रिस्पोंडेंट की सैलरी को जो है डिडक्ट कर दे। अब कितना कंपनसेशन यहाँ पे एग्रीव पार्टी को मिलेगा ये डिपेंड करता है कि उसने कितना इमोशनल डिस्ट्रेस सफर किया है, उसके कैरियर अपॉर्चुनिटी में क्या लॉसेस आए, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है और साथ में ये भी देखा जाएगा कि रिस्पोंडेंट का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इन सब के बावजूद अगर अग्रीव्ड वुमेन सैटिस्फाइड नहीं है तो वो 90 डेज के अंदर जो है कोर्ट के पास अपील कर सकती है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि अगर ये कंप्लेंट फॉल्स निकले तो, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं। इससे डील करता है सेक्शन 14 इस पॉश एक्ट का।
सेक्शन 14 में ये बोला गया कि अगर कोई भी एलिगेशन फॉल्स प्रूव होती है तो फिर जिस भी वुमन ने इस कंप्लेन को किया था उसके अगेंस्ट में एम्प्लॉयर स्टेप ले सकता है, पर उस वुमन के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया जा सकता जो जिसने एडिक्वेट प्रूफ के एब्सेंस में अपने कंप्लेन को प्रूव नहीं कर पाया हो। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 4 में, जहां हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों को लेकर के रिसेंटली यानी 2023 में क्या कह रही है। सबसे पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है यूनियन ऑफ इंडिया, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि वह विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड ये वेरीफाई करे कि सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटीज या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर एक आईसीसी, एलसी या फिर इंटरनल कमिटी है या नहीं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि इन कमिटीज को जो है पॉश एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो आईसीसीज, एलसीज या फिर आईसीज के कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग जो नेसेसरी इंफॉर्मेशंस है या फिर डेजिग्नेटेड पर्सन का जो कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी है, इन सारी चीज़ों को वेबसाइट पर रेडिली अवेलेबल रखना होगा। साथ में ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट करने का प्रोसीड्योर और उसके रिगार्डिंग जो भी रेलिवेंट रूल्स, रेगुलेशंस या फिर इंटरनल पॉलिसीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अथॉरिटी का, उन सब इंफॉर्मेशंस को भी वेबसाइट पर अवेलेबल रखना पड़ेगा। साथ में ये बोला गया कि टाइम टू टाइम इन इंफॉर्मेशंस को अपडेट भी करना पड़ेगा। थर्डली, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जितने भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ है, प्रोफेशनल्स है एपेक्स लेवल पे या स्टेट लेवल पे, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, इन सब के लिए भी इन सेम बॉडीज़ को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि हर एक अथॉरिटी, मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयर को आईसीसीज, एलसीसीज को बताना पड़ेगा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी और कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेन को रिसीव करने के बाद उनको किस तरीके से इंक्वायरी को करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि एक डिकेड हमने कंप्लीट कर लिया है पॉश एक्ट का, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि इस डिकेड को कंप्लीट करने के साथ साथ हमें अब ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि पॉश एक्ट का रेगुलेशन इफेक्टिवली हो। सुप्रीम कोर्ट ये एनकरेज कर रही है कि और भी स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इंपोज की जाए या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज हो, ताकि इस टाइप की एक्टिविटीज डिस्करेज हो सके। साथ में हमारे इंडिया में जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, 30 में से 16 में अभी तक कोई भी पॉश एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड कमिटीज मौजूद नहीं है। तो आशा करते हैं कि एज सून एज पॉसिबल और इफेक्टिव पॉश एक्ट का रेगुलेशन होगा, जिससे कि हमारा इंडिया वर्किंग वुमेन्स के लिए जो है एक सेफ हेवन बन जाएगा। आपकी इस विषय पे क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या पॉश एक्ट का वाकई में हमारे सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।